हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसमें कि मैंने एक क्लास कल लिया था और आज उसका सेकेंड क्लास है। आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ये देखिए एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से उपरोक्त गतिविधि डैश है, ठीक है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विषय वस्तु संबंधी गतिविधि है, विषय वस्तु पश्च गतिविधि है, या समय की ये बर्बादी है, या विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय, यानी कि टीचर जो है वो पाठ योजना यानी कि जब वो लेसन प्लान बना रहा है तो उस समय वो ये योजना बनाते समय वो इस गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब वो लेसन प्लान जब बना रहा है तो वो उसको क्लास में पढ़ाने से पहले ही वो बना रहे हैं जो टीचर हैं। तो ये क्या हुई, ये हुई विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्यौहार के समय कक्षा 5 के प्रतिशत प्रक्रम के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है। ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस अभ्यास करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ऑप्शन नंबर 3 है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 4 है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि त्यौहार के समय, मान लीजिए त्यौहार के समय जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, उस समय देखते होंगे कि बहुत सारे जो मॉल्स हैं उस समय सेल लगाए जाते हैं कि 40% डिस्काउंट है या 30% है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल पर जो था वो कक्षा में एक तरीके से डिस्कशन हो रहा था बच्चों के बीच में। तो इस प्रकार की जो चर्चा है वो बच्चों को एक दूसरे को सुनने का अवसर देती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बच्चों की, विद्यार्थियों की सहायता करती है कि वो अपना तर्क को प्रस्तुत करे। मान लीजिए सेल लगा है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो देंगे, फिर दूसरा बच्चा होगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। तो इससे क्या होगा कि जो विचार जो है वो एक दूसरे से विचारों का जो आदान प्रदान होता है ये होगा, और उसके साथ सभी अपना तर्क प्रस्तुत कर पाएंगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और सेल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से आपस से डिस्कस करेंगे। तो ये जो होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा। तो जिस ऑप्शन में, वैसे भी मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि जिस ऑप्शन में अगर बच्चा एक्टिव है और बच्चा खुद किसी चीज़ को कर रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं क्या होती हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें मोटी व भारी होनी चाहिए। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है उनमें केवल हल किए जाने वाले अभ्यास ही हों, ये भी तो सही नहीं है कि केवल हल करने वाले ही अभ्यास हों। बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से भी तो बच्चा को पढ़ाया जा सकता है, कुछ फिगर्स के माध्यम से या कुछ और भी एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी। अब नीचे आप देखिए कि किस ऑप्शन में ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वैसे भी कट गया। ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें भी सी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी कि उन्हें मोटी व भारी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बुक सिर्फ मोटा और भारी ही कर दिया जाए तो बच्चे ज़्यादा सीख जाएंगे, वो ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएंगे।
तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोटी बुक ही मायने रखती है, बल्कि भले ही बुक पतली हो लेकिन उसका कंटेंट जो है वो बेस्ट होना चाहिए, जो बच्चों को बेहतर तरीके से समझ सके, बच्चों को उसको पढ़ने में सुविधा हो। ज़्यादा मोटा बुक भी अगर रहेगा तो बच्चे क्या है कि उससे ऊब जाएंगे। बच्चों को ज़्यादातर एक्टिविटी के माध्यम से या रुचिकर चीज़ों को बनाना है, उनके आसपास या जो भी पुस्तक है उनको रुचि उनमें लानी है। ऐसा नहीं उसको मोटा और भारी कर दिया जाए तो बच्चे उसको बेहतर से सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में, अब वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम इनको समझ लेते हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास, मान लीजिए कठोर बच्चों को हम क्या करेंगे, पहले तो उनका स्टार्टिंग में हम उनको सरल क्वेश्चन देंगे, यानी कि आसान उनको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि वो आसान को जब वो सॉल्व करने लगेंगे उसमें वो पूरा अच्छी तरीके से वो करने लगेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि बच्चों के सामने कुछ कठिन प्रश्न लाएंगे, ताकि बच्चे क्या हैं कि फिर कठिन प्रश्न को वो सॉल्व करना सीख सकें। तो बच्चों को पहले किया जाता है कि पहले उनको आसान वाले प्रश्न दिए जाते हैं, उसके बाद उनको कठिन प्रश्न दे करके उनको बच्चों को इस तरीके से सिखाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाना चाहिए। तो ये भी सही है कि स्थिति के माध्यम से, जो स्थिति है उसी स्थिति के माध्यम से जो संकल्पना है उसका परिचय दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। देखिए यहाँ कुछ कार्ड्स की फिगर है ना बनी हुई है, और एक टीचर जो है वो इन कार्ड्स को मिलाने के लिए कहते हैं, यानी कि जो फिगर एक दूसरे से मैच कर रहा है उनको एक दूसरे से मिलाना है। इस खेल का क्या उद्देश्य है? कक्षा कक्ष के वातावरण के व्यस्त और आनंददायक बनाने के लिए, या विभिन्न अभिव्यक्तियों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करने में, या आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, या समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि विभिन्न अभिव्यक्तियों में समान आकृति की पहचान करने की जो क्षमता है बच्चों में उसमें उनकी मदद करना है। ठीक है, कि समान आकृति की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। बच्चों को इस तरीके से जब हम बहुत सारे फिगर्स दे देते हैं और वो सब इधर उधर रहते हैं, फिर उनको ये कहा जाता है कि आप इनको मिलाओ, यानी कि जो फिगर एक समान है उनको एक दूसरे में मिलाना है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे में आकृतियों को पहला तो पहचानने की और उसके बाद उनको मिलान करने की जो क्षमता है इसका उनमें विकास हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर जो फिगर है वो इधर उधर दिया हुआ है, ये जो फिगर है वो इससे मैच खा रहा है। ठीक है, ये जो फिगर है वो इससे मैच खा रहा है, ये जो फिगर है वो इससे मैच खा रहा है, और ये जो है वो इससे। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों को इस तरीके से फिगर के माध्यम से भी बच्चों को आयत, वर्ग, ठीक है, त्रिभुज, इन सारी आकृतियों को हम बनाना सिखा सकते हैं, मिलाना सिखा सकते हैं, कि वो पहचान जाएं कि ये त्रिभुज का है, त्रिभुज को त्रिभुज से मिलाना है, ट्रायंगल को रेक्टेंगल को स्क्वायर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हम सिखा सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिचय के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम को सीखने, निपुणता प्राप्त करने और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर 4 है परिकलन में शुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि मानसिक गणितीय संबंधी जो गतिविधि होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से
किसे अवसर की ओर उपलब्ध कराती है। मानसिक संगणना क्या होता है, जो हम मेंटली कैलकुलेशन करते हैं। हम किसी शॉप में जब जाते हैं तो मान लीजिए हम 2 किलो चावल खरीदे हैं, उस चावल का रेट है 40 रुपये किलो, ठीक है। तो हम दिमागी तौर पर उसको कैलकुलेशन करते हैं कि 40 जब 40 की रुपया यानी कि 40 रुपया का जब 1 किलो है तो ये 2 किलो का कितना होगा। तो इसको हम आराम से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मानसिक रूप से अपना, ठीक है। तो यही होती है मानसिक संगणना, जो हम बिना पेपर पेंसिल का यूज किए, मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज किए बिना जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वे सारी चीज़ें मानसिक संगणना होती हैं। संबंधी प्रक्रियाओं का बच्चों में इससे क्या होगा कि मेंटली जो वो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है इससे बच्चे में डेवलप होगा, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे जो होते हैं वो तेजी गति से, आप हमेशा ये जानते हैं कि बच्चा जो होता, बच्चों को हम जितनी तेजी गति से किसी चीज़ को सिखा सकते हैं उतनी तेजी गति से हम बड़ों को नहीं सिखाते हैं। बड़ा जो है उसे सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कोई चीज़ अगर सिखाएंगे तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से तुरंत सीख जाएंगे। तो ये जो होता है एक तरीके से बच्चों की मानसिक संगणना को बेहतर करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन नंबर 3 है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर 4 है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा से अगर परिचित कराना है तो उनको हम हथेली से, पत्ते से, पेंसिल से, नोटबुक से, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके बच्चों को हम क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है कि ये बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों से बच्चों को अगर क्षेत्रफल की अवधारणा को सिखाया जाएगा तो इस चीज़ को और भी वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। वैसे भी एनसीईआरटी ये कहता है कि बच्चों को हमेशा वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है, रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ते हुए बच्चों को हमेशा शिक्षा प्रोवाइड करनी है ताकि उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है उसमें केवल बहुत से अभ्यास देने चाहिए जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3 है वह आकर्षक एवं रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों में दिया जाना चाहिए। संदर्भ मतलब क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट में दिया जाना चाहिए। ये वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पेडागोजी में ये कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को पढ़ाना, संदर्भों में बच्चों को पढ़ाना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए जहाँ भी आप ये वर्ड देखें आप ये समझ जाएं कि ये हमेशा पॉजिटिव और इशारा कर रहा है। तो इससे संबंधित जो भी ऑप्शन होंगे वो हमेशा करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चों को संदर्भ में पढ़ाना ये काफ़ी अच्छा होता है। केवल बच्चों को अभ्यास देने से नहीं है कि बच्चे सीख जाएंगे, ठीक है। केवल बच्चों को बार बार अभ्यास करा जाए, एकदम ड्रिल का एकदम बार बार कि आप इसको हम दे दिए अब आप इसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। बच्चा इसमें क्या होता है कि बच्चा इसमें बोर हो जाता है। बच्चों को हमेशा बोर करके नहीं पढ़ाना है बल्कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि उनको सीखने में भी आनंद आए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है। और पुस्तक सिर्फ आकर्षक और रंगहीन होना ही जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि पुस्तक को हम आकर्षक हो गया और वो उसको पूरा रंग बिरंगा कर दिया गया। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो कंटेंट है, ठीक है, यानी कि उसको संदर्भ में पढ़ाना। इसमें जो चीज़ें जो दी गई हैं जितने भी कंटेंट उसमें हैं वो बेस्ट होने चाहिए। वैसे ये कहा जाता है कि छोटी कक्षाओं में चित्रों के माध्यम से बुक जो होते हैं वो चित्र उनमें होने चाहिए, थोड़े आकर्षक होने चाहिए ताकि बच्चे उससे आकर्षित हों। लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें जो कंटेंट होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। बट पुस्तक सिर्फ मोटी और बड़ी होना ही मायने नहीं रखती है, बल्कि पुस्तक का जो
उसकी जो शैली है ना, उसमें जो पार्ट दिए गए हैं वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध बद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि संकल्पना यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमेशा मूर्त से अमूर्त, मूर्त क्या होता है? मूर्त उसे वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच फील कर सकते हैं। ऐसे टीचिंग मटेरियल को बच्चों को यूज़ करके पढ़ाना, ठीक है, ये खासकर छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे हम टीचिंग मटेरियल का यूज़ करें जिससे बच्चे टच और फील कर सकें जिसको, और उनसे बच्चों को कॉन्टेक्स्ट उनका जो है, जो पार्ट है उसको क्लियर करना, ठीक है। तो इसमें जो मूर्त से अमूर्त की ओर जाना ये बिल्कुल सही है। बच्चों को पहले मूर्त रूप में बच्चों को सिखाना चाहिए, उसके बाद वो उनको अमूर्त रूप में सिखाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना तो ये सही नहीं है कि बच्चा जो है वो प्राथमिक कक्षा का है, ठीक है, प्राथमिक कक्षा का है मतलब कि छोटे क्लास के वो बच्चे हैं। तो अगर उनको हम उच्चतर कक्षाओं के साथ संबंध जोड़ेंगे तो उस चीज़ को वो नहीं सीख पाएंगे। ऊंची कक्षा की चीज़ें उनको कहाँ से समझ में आएंगी। फिर संकल्पनाओं को जटिल से सरल, जटिल से सरल नहीं बच्चों को, बल्कि हम सरल से जटिल की ओर लेके जाते हैं। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। फिर है ऑप्शन नंबर 2 की कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि कक्षा 1 और 2 यानी कि क्लास 1 और 2 में बच्चों को गणित का जो शिक्षण है और अधिगम के लिए उनको गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा हुआ, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होते हैं, कला हुआ इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, यानी कि इनसे जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को भाषा के माध्यम से फिर कला के माध्यम से जोड़ते हुए अगर गणित को पढ़ाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अभ्यास के लिए बहुत सारे अवसर देना, ये नहीं है कि बच्चों को बार बार अभ्यास कराना, बच्चे इससे बोर हो जाते हैं, इस चीज़ पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और केवल गणित में मौखिक प्रश्न ऐसा नहीं है, बच्चों को सिर्फ मौखिक, बच्चों को लिखने पर भी सिखाया जाता है ना, वो लिख कर भी चीज़ों को कर सकें। सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, लिखना भी तो ज़रूरी है। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई कि अब हम गणित ही पढ़ाना छोड़ दें, बच्चे लोग को पढ़ाना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, तो ये ऑप्शन सही है कि गणित की जो पहेलियाँ होती हैं, है ना, बहुत सारे गणित के जो पहेली होते हैं, आप देखते होंगे छोटे छोटे क्लास में बच्चों के बुक में पहेलियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये बच्चों में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है बच्चों में, ये डेवलप होती है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि मैथ को बच्चों के डेली लाइफ से, उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है गणित को आनंददायक बनाने में, बिल्कुल सही है कि गणित को आनंददायक बनाकर ही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गणित के नाम से ही डर जाते हैं कि नहीं गणित है ये हार्ड सब्जेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित को अगर आनंददायक रूप से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जो हैं उसको इजी वे में पढ़ेंगे, उसको वो जरा सा भी हार्ड वो सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी सही है कि बच्चों में गणित की खेल पहेलियों के माध्यम से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग
की जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम क्लूज बच्चों को दे दिए, मान लीजिए हम काउंटिंग उनको दे दिए, काउंटिंग क्या है, उनको इधर उधर करके इधर उधर है, ठीक है, यानी कि सब अपने अपने जगह पर नहीं है। फिर हम कहेंगे कि आप काउंटिंग को 1 से 100 तक एक जगह पर आप उनको सजाओ। तो इसमें क्या होगा, बच्चे, एक तो बच्चे उसमें क्रिएटिव हैं, बच्चे खुद चीज़ों को कर रहे हैं, और एक तरह से उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है वो भी विकसित हो रही है, और बच्चों में इसमें सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग का भी विकास होगा, और ये अगर कुछ फिगर उसमें भी होगा उनके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ तो ये भी उनके लिए अच्छा होगा। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ABCD चारों सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? बेकन ने, हॉगबेन ने, लॉक ने या डटन ने? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, किस गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये हॉगबेन ने कहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से वैज्ञानिक ने जो अपने थॉट दिए हैं इनको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गणित विज्ञान है, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि गणित विज्ञान है गणनाओं का। ठीक है, गणित का उपयोग अपनी डेली लाइफ जीवन में हमेशा करते हैं, चाहे हम घर में रह रहे हैं तो हम घड़ी देख रहे हैं तो वो भी तो गणित से ही ना संबंधित हुआ, 1 2 3 4 उसमें लिखा हुआ है, टाइम जो देखते हैं हम, या अपने डेली लाइफ में हम कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं दुकान जा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तभी गणित का यूज हो रहा है। घर में हम खाना बना रहे हैं तो पानी भी डालते हैं, वो भी हम समझिए तो कहीं ना कहीं मैथ का ही यूज कर रहे हैं ना, एक गिलास पानी डालना, 1 लीटर पानी डालना है, ठीक है, इतना डालना है, नहीं डालना है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है इनमें भी गणित, यानी कि गणित जो ऐसा है वो हर जगह पर इसका यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। तो गणित विज्ञान है गणनाओं का, है ना, हमेशा गणना जो है हमारे हर चीज़ से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? आइए हम इनके ऑप्शन देखते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व होता है वो मानसिक से होता है। गणित जो होता है वो मेंटल एबिलिटी से संबंधित होती है। ठीक है, ये एक मानसिक गणना होती है और इससे क्या होता है कि मस्तिष्क का व्यायाम भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है संस्कृति में, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में गणित, यानी कि मानव जीवन की जो गतिविधि होती है हमारे डेली लाइफ में, आर्थिक जीवन में गणित का काफ़ी उपयोग होता है ना, पैसा देना है, लेना है, उसमें कितना काटना है, ठीक है, कुछ अगर सामान खरीदना है तो भी वहाँ गणित का प्रयोग हो रहा है, कुछ हम कपड़े खरीद रहे हैं तो भी गणित का प्रयोग हो रहा है, वहाँ ना कपड़ा हम मीटर में खरीद रहे हैं, दूध लीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आर्थिक, यानी कि गणित जो होती है हमारे दैनिक जीवन से ये संबंधित होती है और ये आर्थिक होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। गणित की प्रकृति है, यानी कि गणित का नेचर क्या होता है? सजावटी, तार्किक, कठिनता या सामान्य के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक, यानी कि लॉजिकल होती है। गणित एक लॉजिकल वे पर होता है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आई होप इससे आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। आप इसी तरीके से अगर डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मैथ्स पेडागोजी को आसानी से समझ जाएंगे। और वैसे भी एग्ज़ाम में मैथ्स में क्या होता है कि इसमें 50 मार्क्स का आपका पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन से आते हैं और 50 मार्क्स से आपके मैथ्स सबको बनाने के लिए आएंगे कंटेंट से। तो आप अगर आपका मान लीजिए अगर कंटेंट अगर थोड़ा कमज़ोर है, आप मैथ बनाने में थोड़े कमज़ोर हैं, तो क्या है कि आप 50 नंबर अगर अपना
पेडागोजी को अगर आप बेस्ट कर लेते हैं तो ये 15 नंबर तो आपके हाथ में है। अगर मान लीजिए 15 आप नहीं भी सही कर पाएँ तो कम से कम 13 नंबर तो आप इसमें आसानी से ला सकते हैं। और अभी तक आपने जितने भी पढ़ाई किया है तो कम से कम इतना तो मैथ आपको आता ही होगा कि कम से कम इसमें 4-5 नंबर तो आप ऐसे भी ला पाएंगे। तो कम से कम 80 नंबर तो इसमें आप आराम से ला सकते हैं मैथ्स में। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान दें, और मैथ का जो छोटा छोटा जो है कंटेंट, यानी कि जिसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उन पर भी ध्यान दें। तो आराम से आपका इसमें 50 अबव नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीटेट की तैयारी के लिए ये चैनल मैंने सीटेट की तैयारी के लिए ही बनाया है स्पेशली, लेकिन अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू।